अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो फिर मुबारक हो। पख्तूनख्वा में तो पीटीआई उड़ गई बल्दियाती इंतखाबात में। उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं और जमहूरियत को हुक्मरानी चाहते हैं और जो इस आर्टिफिशियल अरेंजमेंट से शदीद तंग हैं और इस तमाशे के हक़ में नहीं हैं। उन लोगों को यकीनन खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक और नई परेशानी उभर रही है। वो क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इस वक्त ये कि शिबली फराज साहब, जो कि अहमद फराज के साहबजादे हैं, और अल्लाह ही जानता है कि उन्होंने क्यों अपने वालिद की जो एक लेगेसी है उसको उन्होंने क्यों ये मामूली वजारत के लिए ये थोड़ी सी सेनेटरशिप के लिए दाव पे लगा दिया, बेच दिया, और अब उनको जूते पड़ रहे हैं, पथराव हो रहा है। अपने हलके में वो गए और अब तक खबर पहुंच गई है कि वो पहले तो ये आया कि फायरिंग हो गई है ताकि उसको हमदर्दी हासिल की जा सके, लेकिन बाद में ऑफिशियल्स ने क्लियर किया कि ये तो लोग थे जो पथराव किया है और गालियां दी हैं और हमलावर हुए हैं। गाड़ी की जो है वो शीशे टूट गए हैं। अहमद फराज साहब तो बच गए, लेकिन सिक्योरिटी पे मामूर, वो भी गरीबों के बच्चे ही होते हैं बेचारे, सिक्योरिटी पे जो मामूर होते हैं अपनी जान देने के लिए चंद हज़ार रुपये महीने पे, हमेशा की तरह वही मारे जाते हैं। ये ज़ख्मी होते हैं तो वो गरीब ज़ख्मी हो गए, इधर के गरीबों ने उधर के गरीबों को मार दिया, और शिबली फराज जो हैं वो खैरियत से निकल के बच गए। लेकिन आई फियर फॉर हिज सेफ्टी, और मुझे खौफ है, क्योंकि पीटीआई के लोगों के साथ बड़ी बुरी होनी है। इनके ख़ास तौर पे ये शहबाज गुल और इनके हिमायती एंकर्स जो है ना, ये जिन्होंने झूठ बोले हैं साल हा साल, मुझे उनकी हिफाजत की भी और उनकी सिक्योरिटी पे तशवीश है। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लोग उनको गाड़ियों से उतारें और उनको पत्थर मारें और उनके कपड़े फाड़ दें और उनकी गाड़ियाँ तोड़ दें और हजूम इकट्ठे हों, और पीटीआई के यानी जो अरकान पार्लिमान हैं या इनके तर्जुमान हैं वो इनको पकड़ के सड़कों पे रास्तों पे घसीटें और इनको मतलब इनकी हड्डियाँ 140 हड्डियाँ टूटें। अल्लाह ना करे कि जब बाद में इनको यानी जब ये हजूम इनको छोड़े तो पता चले कि इनकी 20-20 हड्डियाँ टूट चुकी हैं और ये बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि ये वहशत का एक वो रक्स है जो अफ़गानिस्तान में जिस तरह के मज़ाहिर होते हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह के मज़ाहिर पाकिस्तान में देखने को मिलें, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं कोई भी कमेंटेटर होगा, अगर वो एक हालात को देख रहा है सामने तो कमेंट तो करेगा। और मैं आपको हकीकत दयानतदारी से बता रहा हूँ कि मीडिया के भी वो सारे लोग जिन लोगों ने ये जो एंकर्स माफिया मांग रहे हैं ना, ये सारे सपोर्टर्स जो बार बार आके एंकर टीवी के और सोशल मीडिया पे के माफ़ कर दें, पीटीआई को हमने सपोर्ट किया, माफ़ कर दें, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया, इनको इसलिए कि इनको इनके घरों से गालियां पड़ रही हैं, इनके दोस्तों से गालियां पड़ रही हैं, इनके लोग इनको बता रहे हैं कि आपकी सेफ्टी को यानी ख़तरा हो गया। लोग इनको यानी ज़ाहिर है, ये आप मूव तो करते हैं ना, लोग आपसे नफ़रत करते हैं। तो ये शहबाज गुल वगैरह, शहजाद अकबर वगैरह, इन लोगों के साथ तो यानी अब होता क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट पे भी लोगों को बहुत गुस्सा है और पीटीआई पर भी बहुत गुस्सा है। अब इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, और मतलब है कि वो गुस्सा भी इन पर, सिविलियंस पे यानी पीटीआई पर निकलना है, तो इनको कीमत अभी सिर्फ अपनी अदा नहीं करनी, इनको इस्टेब्लिशमेंट का भी जो है पॉलिसियों का जो बोझ है जनाजे की सूरत में उठाना है, और वो उसके नतीजे में इनको मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। वो आपने देख लिया पख्तूनख्वा में। लेकिन इसका मतलब ये ना समझें आप, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वोट की ताकत से और पीटीआई को उड़ा दिया गया है और आइंदा जनरल इलेक्शन में भी वोट की ताकत से पीटीआई को उड़ा दिया जाएगा, तो पीटीआई ज़रूर उड़ जाएगी, लेकिन अवाम नहीं जीते, कौम नहीं जीती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप और मैं जीत गए, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी ये मामला वही, ये जहाँ से इनको इंस्टॉल किया गया था पीटीआई को, वहीं से इनकी जड़ों में अब खुदाई करके इनकी सफाई का अमल एक शुरू पख्तूनख्वा से हो गया है। यही बाकी सूबों में भी आप देख सकते हैं, आम इंतखाबात में भी देख सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कौम को इक़्तिदार मिल गया या आप और मैं जीत गए, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान की जो किताब वाली जमात है, उनका जीतना ये बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान में तालिबान की फतह और वहाँ पे उनकी हुकूमत का यानी एक इसको लाजमी नतीजा कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एक यानी कंजर्वेटिव जो एक वोटरों की जो अक्सरियत है, वो अपने रिवायती उसकी तरफ लौट रहे हैं। वो जो तब्दीली थी ना, जिसको तब्दीली को इमरान खान समझे थे, वो तब्दीली को नामंजूर करके वो आगे नहीं बढ़े। यानी पीपल्स पार्टी या कोई यानी पीटीएम या कोई मतलब है कोई पीएमएलएन, यानी वो जो लोग आप जिनको मॉडरेट कहते हैं उस तरफ नहीं आए, वो फजलुर रहमान की तरफ चले गए हैं वापस, और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है। इसको जहन में रखें। कल को ये लोग फजलुर रहमान के जो सपोर्टर्स हैं वो फजलुर रहमान के कहने में भी रहते हैं या नहीं रहते,
और अगर एक दबाव हद से बढ़ गया, यानी वो बगावत का और वो जो लहरें उठ रही हैं, तो फजलुर रहमान बेबस हो जाएगा उनके सामने, अपने ही लोगों के सामने। तो ये जो एक नई स्कीम बनती दिखाई दे रही है ना, ये वही रातों को और खुफिया मुलाकातों के नतीजे और वो डील्स के, अभी भी आगे जो बात हो रही है वो फेयर यानी फ्री इलेक्शंस की बात नहीं हो रही। अभी भी जो बात हो रही है वो वही रातों के अंधेरे में छुप छुपा के मुलाकातें, एस्टेब्लिशमेंट के वही लोग और अपोजिशन के लोग। देखें ना, एक अपोजिशन का लीडर है, पॉलिटिशियन है, वो जाके एक सर्विंग ऑफिसर, सर्विंग एग्जीक्यूटिव से मिलके पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा है, इलेक्शन डिस्कस कर रहा है और सीट्स डिस्कस कर रहा है। तो आइन तो ऐसी तैसी फिर गई है इनकी, आइन तो ये इजाज़त नहीं देता, कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये गैर आइनी मुलाकातें, ये गैर कानूनी मुलाकातें, वो मुआहदा खुद लॉ की ज़बान में, यानी वो एग्रीमेंट एडमिसिबल ही नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में जो गैर कानूनी मुआहदा हो। यानी आप इसको मैं आसान करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लीजिए, मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, एग्रीमेंट करते हैं किसी से। अगर आप कोई घर बेचने खरीदने का एग्रीमेंट कर लें, गाड़ी बेचने का खरीदने का एग्रीमेंट कर लें कारोबारी, तो वो उसके बाद अगर कोई पार्टी करती है तो वो कोर्ट मौजूद है, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट सामने रखते हैं। जज उस एग्रीमेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट के मंदरजात को देखकर, यानी उसके अंदर कंटेंट को देखकर, उसके अंदर मवाद को देखकर फैसला सुना देता है। लेकिन मैं और आप मिलकर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ये कर लें जो मिसाल के तौर पे कोई ड्रग्स बेचने से मुतल्लिक है या कोई गैर कानूनी, मतलब है कि मैंने आपको इतने की हीरोइन बेचनी है, आपने मुझे इतने पैसे दे देने, तो वो किसी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं, क्योंकि वो तो है ही गैर कानूनी। यानी गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट वो एडमिसिबल ही नहीं होता, उसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं होती। इसी तरह से ये जितनी अंडरस्टैंडिंग्स और समझौते एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन की जमातों में आजकल हो रहे हैं या माजी में हुए हैं, इनकी कानूनी और आईनी हैसियत तो कोई नहीं है ना इनकी कोई अखलाकी हैसियत है। तो पीटीआई का उड़ जाना या आगे जाके इलेक्शंस में उड़ जाना, ये कौन सी खबर है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। असल बात ये नहीं कि पीटीआई को लोग वोट से शिकस्त दे देंगे, असल बात ये है कि ये इक्तदार इनसे लेके जितने भी इनके पास है, वो इनके बाद जहां पे जाना है वो कौन लोग हैं, उनके साथ अगर अभी से कोई गैर आईनी मुआहदे हो रहे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता, आईन इजाजत नहीं देता, ये ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग की, और उस अंडरस्टैंडिंग की बदौलत अगर ये तब्दीलियां आ रही हैं तो ये कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली असल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही हैं, जिसके बाद इख्तियार और इख्तियार का जो एक हुकूमत बनेगी, अवामी हुकूमत, उसके हवाले कर देना, यह है तब्दीली, यह होगी जमहूरियत। अगर ये नहीं है तो फिर ये सब कहानी है, फिर ये तो मतलब है जब से ये बाकी मांगा यानी 77 का आईन बना उस वक्त से लेकर अब तक यही हो रहा है। तो कौन सी आपने, अच्छा अगर आपने ये नहीं करना, मिसाल के तौर पे भाई हमने नहीं छोड़ना, एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम नहीं छोड़ेंगे, तो आपने नहीं छोड़ना तो फिर आमरीत लेकर आ जाएं, लेकिन प्रॉपर आमरीत लेकर आए ना। मतलब है मुझे समझ नहीं आता कि आमरीत जब हम लेकर आते हैं तो वो भी एक अजीब-ओ-गरीब पाकिस्तानी आमरीत होती है। चीन को देखें, वहां आमरीत है, नताइज देखें कैसे कमाल के हैं। मतलब उस आमरीत के अंदर फिर कोई एक जनी जिसे कहना चाहिए ना, एक कोई तरीका, कोई सिलेक्शन का कोई मतलब है, कोई वजह करें। ये आमरीत कोई आमरीत नहीं होती है कि आप बंदूक पकड़ के आ गए हैं जज्बात भरे दिल और दिमाग के साथ, और अपने जो प्रोफेशनल्स यानी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनकी आपने बात माननी कोई नहीं है, बंदूक रख के अपने ख्वाहिशों को आपने पूरे मुल्क ने फिर उसकी कीमत देनी होती है। तो ये तो हम 73 से यही हो रहा है, आप मेरी बात समझ रहे। तो वीला को अख्ताम इस बात पे करते हैं, नंबर 1 कि पीटीआई को चूंकि ये पौधा लगाने का जो आबियारी हुई थी पख्तूनख्वा से शुरू हुई थी, तो मंतकी जो है वो यही बनता है, लॉजिक यही कहती है कि जब हाथ उठना था इनके पीछे से तो उसकी इब्तदा भी खैबर पख्तूनख्वा से ही होनी थी, कि बल्दियाती इंतखाबात में इनको इनकी जड़ों से काट के अब निकाला गया है। और उसके बाद यही रीप्ले आपने यानी मौजूदा पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, अब देख रहे हैं इसमें फतह हासिल हुई है वो एस्टैब्लिशमेंट को हुई है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पीटीआई हारी है पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हारी। एस्टैब्लिशमेंट तो अब हर तरफ से फाते हैं ना, यहाँ से पीटीआई गवर्नमेंट के पास जो रहा सहा को नखरा था वो भी उन्होंने खींच लिया कि देखो तुम्हारे साथ अपने पख्तूनख्वा में ये कराया, आगे भी ये कराएंगे, तो लिहाजा चूं चरा नहीं करनी, जो हम कहते हैं करते रहो। पीटीआई इमरान खान मजीद दबाव में आ गया, पूरी पार्टी दबाव में आ गई। यहाँ से अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको भी बता दिया कि ये देखें आपने हमने वहाँ पर उड़वा दिया, आपको हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिर हमारी ये बात माननी है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट है जो मुसलसल जीत रही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहां भी एस्टैब्लिशमेंट, जब पीटीआई पहले जीती थी एस्टैब्लिशमेंट जीती थी, अब पीटीआई की हार में एस्टैब्लिशमेंट की जीत है। और एस्टैब्लिशमेंट की दूसरी जीत क्या है कि जो आने वाले हैं उनको पहले से तैयार करके बंदा बना के रखना कि अगर चाहते हो आना तो ये चीजें माननी है।
और अगर अपोजिशन इनकी शर्त पे, एस्टैब्लिशमेंट की शर्तें मान मान के आ जाती तो फिर आपके मेरे लिए कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो फिर इसमें खुशी की कोई खबर नहीं है। यह एक जाहिरी और सतही तब्दीली होगी। पीटीआई की हुकूमत का मरकज से चले जाना, नो कॉन्फिडेंस से चले जाना, इलेक्शंस के नतीजे में अगर अपोजिशन की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में कोई इलेक्शन होते हैं और हुकूमत बनती है, तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट की जीत है। जूनियर पार्टनर आ जाएंगे दूसरे चंद सालों के लिए, तो फिर दोबारा से रिप्ले हो जाएगा। तो ये खेल तमाशों से स्टेबिलिटी नहीं आती, खेल तमाशों से मईशत इकोनॉमी का कुछ नहीं होता। एक जानब तालिबान गले पड़े हुए हैं, टेररिज्म पे दुनिया मान के नहीं दे रही, ऊपर से ये पीटीआई से हाथ से जो है वो दोबारा फजलुर रहमान के लोग जो हैं वो फतह पकड़ रहे हैं, उधर से तालिबान और इधर से ये मतलब है ये फजलुर रहमान के लोग बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में और पंजाब में अब आ गई लब्बैक। ये बात बन रही है, इसको इस तरह से देखें, ये इवेंट्स जो अनफोल्ड हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि अब पीटीआई की रोशन ख्याली के बाद वो जो तस्वीर पकड़ के खान साहब, वो अब आगे फिर ये लोग आएंगे। अगर जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएल, अगर वो बंदे के बच्चे ना बने तो फिर ये आ जाएंगे। क्या तब्दीली है इसमें? खुश होने की कोई ऐसी बात नहीं है। पीटीआई के जाने पर खुशियां ना मनाएं, ये कोई जज्बाती, इसको अना का मसला ना बनाएं कि हाँ जी हम कहते थे पीटीआई करप्ट है, पीटीआई करप्ट है, देखो जी लोगों ने उड़ा। नहीं, ये कोई खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। देखें कि वो तो गए हार उड़ के, आगे कौन आ रहे हैं, और इसमें वो जो आ रहे हैं क्या उसमें पाकिस्तान की कोई भलाई आप देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे तो फिर तो ये तो वही कहानियां दोबारा से एक नई शुरू की जा रही है। सो वी लोग का इख्तिताम इस बात पे कि या तो एक इंतखाब करें जमहूरियत का और उसके रास्ते पे सही चले, फिर आइन की हुक्मरानी होगी, और वरना फिर प्रॉपर अमरीत लेकर आए। उसमें भी एक तरह का रूल ऑफ लॉ होता है, फिर उसकी यानी मेरिट की वो करें। मेरिट जो है वो जमहूरी निज़ाम में भी उड़ जाता है, अमरीत में भी उड़ जाता है। तो अगर हर दोनों जगह पे मेरिट ही उड़ रहा है और ना अहलों की ही चलनी है, तो फिर मतलब उसका नतीजा मुख्तलिफ कैसे होगा माजी से? चौधरी फवाद ने आज एक बड़ा दुख भरा थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। फरत बादशाह पुराना दोस्त है हमारा, और चौधरी साहब ने उसका एक शेर है, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। ये फरत शाह का बड़ा पुराना 91-92 का शेर है। आज चौधरी साहब ने इस शेर का तिया पांचा करके ट्वीट किया, मतलब गलत कि तू सूरज है तुझे मालूम है कहाँ रात का दुख, इस तरह से करके ना गलत शेर लिखकर ट्वीट कर दिया, साथ एक तस्वीर इस्लामाबाद की डूबते हुए सूरज की। तो वो बता बेसिकली फवाद चौधरी ये रहे हैं कि गए, मतलब वो उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि पीटीआई इज़ ओवर प्रैक्टिकली, और अब आगे जो है वो नए मंजरनामे में। ज़ाहिर है चौधरी साहब इस मामले में बहुत कहना चाहिए ज़हीन और फ़तीन है। क्या वो आने वाले सेटअप में भी देख रहे होंगे कि चौधरी साहब अगले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी चौधरी फवाद, यानी वो देख रहे होंगे ना कि अब उन्होंने किस पार्टी का ज्वाइन करनी कैबिनेट। बहरहाल ये तो खैर एक मजाक सा था जिस पे वीलॉग अब ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस दुआ के साथ। पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे, और किसी किनारे लगे, किसी रास्ते पर, मतलब है ट्रैक पर चढ़े तो सही, मंजिल तो बड़ी दूर की बात है। इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।